आज की कहानी उस बहन के रक्षाबंधन की है। जब उसका भाई उससे दूर रहता है तो वो एक पेड़ को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व को पूरा करती है। चलिए शुरू से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जोधर नाम का किसान अपनी 2 संतानों मुन्ना और गुड़िया के साथ रहता था। पत्नी के जाने के बाद जोधर जैसे बिखर गया था, लेकिन बच्चों के लिए खुद को संभाल लिया था। मुन्ना बेटा, कहाँ हो? आज खेत जल्दी जाना है। सूरज चढ़ने से पहले काम निपटा लेना। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मुन्ना भैया तैयार हैं। बस खाना बांधकर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। पिताजी, आज खेतों में निराई का पूरा काम खत्म कर दूंगा। फिर आगे के काम भी समय पर शुरू करने होंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है, लेकिन फिर भी खेत की तरफ जाने का बड़ा जी करता है। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया खेतों का सारा काम देख लेंगे। गुड़िया अब जल्दी से खाना बांध लेती है। सब कुछ करते हुए उसके मन में बस एक बात आ रही थी कि भगवान मेरे पिताजी और भैया को सदा सलामत रखे। कुछ देर बाद गुड़िया और मुन्ना खेतों पर जाकर काम करने लगते हैं। गुड़िया, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जा। काम करते करते थक गई होगी, तब तक मैं काम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। गुड़िया पेड़ के नीचे बैठती है, तभी अचानक चीखती है, भैया सांप! मुन्ना दौड़ता है और निडर होकर कुछ सोचता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो अपने मुंह से जहर को चूसकर थूकने लगता है। कुछ नहीं होगा गुड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब जहर का असर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी गुड़िया को दिक्कत हो रही थी। तभी वो भागता हुआ गोविंद काका के पास जाता है, जो सांप के डसने पर इलाज करते थे। गोविंद काका, जल्दी चलिए, गुड़िया को सांप ने काट लिया है। क्या? गुड़िया को सांप ने काट लिया है? हाँ काका, अभी कुछ बताने का समय नहीं है, जल्दी चलिए। ठीक है बेटा, मैं कुछ जड़ी बूटियाँ और दवा ले लेता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों गुड़िया के पास पहुँच जाते हैं और गोविंद काका उसका इलाज करने लगते हैं। इलाज के आधे घंटे बाद गुड़िया को सब कुछ ठीक लगने लगता है। मुन्ना बेटा, ये कुछ दवाइयों की पुड़िया दे रहा हूँ। इन्हें 3 बार गुड़िया को खिला देना, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। गोविंद काका, आज आप ना होते तो मेरी गुड़िया को ना जाने क्या हो जाता। मुन्ना बेटा, सब भगवान के हाथ में है। मैं तो बस लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम गुड़िया को संभाल कर घर ले जाना। घर जाने के बाद वे जोधर से कुछ भी नहीं बताते। समय का पहिया आगे बढ़ जाता है। इस दौरान जोधर की तबीयत और खराब हो जाती है। एक दिन कुछ कर्ज देने वाले लोग जोधर के घर आते हैं। क्यों रे जोधर, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? जोधर बीमार अपनी चारपाई पर लेटा होता है। अरे राम गोपाल भाई, आप आइए ना। देख जोधर, आना जाना तो ठीक है, लेकिन तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? क्या बताऊं राम गोपाल भाई, जब से बिस्तर पकड़ा है लकड़ियां भी नहीं बेच पा रहा, इसलिए घर में पैसे नहीं आ पा रहे हैं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कुछ समझ नहीं आता, करूं तो क्या करूं? देख जोधर, मैंने तेरी जरूरत पर तुझे पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मुझे भी पैसों की जरूरत होती है। अगर तू पैसे नहीं देगा तो मेरा काम रुक जाएगा। इससे अच्छा होता कि मैं तुझे पैसे ही ना देता। राम गोपाल भाई, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरी मजबूरी है। कृपया मुझे कुछ समय और दे दीजिए। बार बार समय मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा और इस बार मेरे पैसे जरूर मिलने चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। इस तरह राम गोपाल जोधर को धमकाकर वहाँ से चला जाता है। उधर मुन्ना और गुड़िया खेतों पर काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं। मुन्ना राम गोपाल को जाते हुए देखकर सब कुछ समझ जाता है। पिताजी, क्या राम गोपाल काका आज फिर से आए थे? हाँ मुन्ना बेटा, इस बार तो केवल 1 हफ्ते का ही टाइम दिया है और बोला है कि अगर पैसे टाइम पर नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा।
पिताजी, इसमें राम गोपाल काका की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुश्किल घड़ी में पैसे देकर हमारी मदद की थी। अब उन्हें भी पैसों की जरूरत हो सकती है। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मैं कुछ लकड़ियां बेचकर थोड़ा बहुत कर्ज चुका देता। पिताजी, अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि इस तरह से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बेटा, अभी तो तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं है। इस छोटी सी उम्र में तुम क्या करोगे? कुछ भी करूँगा, मेहनत मजदूरी करके सभी लोगों का कर्ज चुकता कर दूंगा। बस आप अपना ख्याल रखिए और दवाई टाइम पर लीजिए। अभी शाम नहीं हुई थी, तभी 2-3 लोग और आ जाते हैं जिन्होंने जोधर को कर्ज के पैसे दिए थे। ये सब देखकर मुन्ना और ज्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन से ही वो गांव में एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गुड़िया, मुझे अब काम पर भी जाना होता है, तो मैं सुबह तेरे साथ खेतों का काम करवाकर और तुझे घर पर छोड़कर काम पर निकल जाऊंगा। अब से तुझे ही पिताजी का ख्याल रखना होगा। मुन्ना भैया, आप घर की चिंता मत करो, मैं पिताजी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। आप अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। मुन्ना हर दिन काम पर जाने लगा था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी, लेकिन उसने मेहनत करके सभी लोगों का आधा कर्ज चुकता कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में एक और परेशानी सामने आ खड़ी हुई। एक दिन मुन्ना को जमींदार ने अपने पास बुलाया। मुन्ना बेटा, मुझे कहते हुए तो दुख हो रहा है, लेकिन बताना जरूरी है। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। जमींदार की बात सुनते ही मुन्ना एकदम से घबरा जाता है, जैसे उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हो। ये आप क्या बोल रहे हो मालिक? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझे काम पर आने से मना कर रहे हैं? नहीं मुन्ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला तुम जैसे मेहनती लड़के से गलती कैसे हो सकती है? तो फिर क्या बात है मालिक? कृपया मुझे पूरी बात बताइए, मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। अगर ये नौकरी छूट गई तो मैं लोगों का कर्ज कैसे उतारूंगा? मुन्ना बेटा, सच कहूँ तो हमारे माल की सप्लाई बंद हो गई है, जिसके चलते कुछ ही दिनों में हमारा काम भी बंद हो जाएगा। ऐसे में मजदूरों को अपने पास रखकर क्या करूँगा? जमींदार की बात सुनकर मुन्ना का मन बैठ जाता है। वो उदास होकर अपने घर लौट जाता है और जोधर से सारी बात बता देता है। हे भगवान, और कितनी तकलीफें बाकी हैं हमारे जीवन में। अच्छा खासा मुन्ना बेटा का काम चल रहा था और फिर अचानक ये सब हो गया। पिताजी, इसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं जब हमारा नसीब ही खराब है। आप चिंता मत करो, गांव ना सही शहर में जाकर कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मुन्ना की बात सुनकर गुड़िया बेचैन सी हो जाती है। वो कभी भी अपने भाई से दूर नहीं रही थी, लेकिन आज जब उसके भाई ने शहर जाने की बात कही तो उसका मन उदास हो गया। फिर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बोलती है, भैया, क्या आपका शहर जाना जरूरी है? क्या आप हमारे साथ रहकर गांव में ही कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? गुड़िया, गांव में मुझे हर जगह कम मजदूरी ही मिलेगी, लेकिन शहर में गया तो वहाँ अच्छी खासी मजदूरी मिल सकती है, जिससे कम समय में हम सभी लोगों का कर्ज उतार सकते हैं। भैया, जब तुम चले जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? गुड़िया, उदास मत हो। मैं गांव में रामलाल चाचा और अर्जुन भैया से बोलकर जाऊंगा। वो कभी कभी घर के चक्कर लगा लिया करेंगे। बाकी घर पर पिताजी तो तेरे साथ ही रहेंगे। मुन्ना ने गुड़िया को बहुत समझाया, लेकिन उसके चेहरे पर हर पल उदासी थी। उस रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और अपने आंसुओं को छुपाकर रोती रही। कुछ दिनों बाद मुन्ना शहर जाने की तैयारी करने लगता है। पिताजी, हर बार की तरह याद दिला रहा हूँ, दवाइयाँ समय पर ही लेना। बेटा, मेरी देखभाल के लिए तो गुड़िया यहाँ पर है, लेकिन अब मुझे तेरी फिक्र हो रही है। ना जाने शहर जाकर समय पर खाना खा पाएगा भी या नहीं। घर और बाहर दोनों जगह का काम तुझे ही करना पड़ेगा। पिताजी, आपको तो पता ही है, हम गांव के लोग हैं और शुरू से ही मेहनत करने वाले हैं, तो कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मुन्ना एक झोले में अपना सारा सामान पैक कर लेता है।
उधर गुड़िया भी मुन्ना के खाने पीने का इंतजाम कर चुकी थी। भैया, खाना पान दिया है, ट्रेन में टाइम पर खा लेना। हमारे लिए छुट्टी वाले दिन एक चिट्ठी जरूर लिखना, हम दोनों तुम्हें बहुत याद करेंगे। ठीक है गुड़िया, तुम भी पिताजी का ख्याल रखना। मुझे याद करके ज्यादा रोना मत। मैं वादा करता हूँ राखी तक गांव जरूर आ जाऊंगा। जैसे ही मुन्ना अपना बैग उठाता है, गुड़िया उसे पकड़कर रोने लगती है। भैया, राखी के दिन तक जरूर लौट आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं राखी किसे बांधूंगी? ठीक है गुड़िया, अब चुप हो जा। मुझे निकलना होगा, नहीं तो समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ ही देर में मुन्ना चला जाता है। घर में सिर्फ चुप्पी बचती है। समय बीतता है। गुड़िया अब खुद खेत जाती है, पिताजी की देखभाल करती है और बाजार से जरूरी सामान भी लाती है। गुड़िया बेटी, मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं, राशन भी लगभग खत्म होने वाला है। हाँ पिताजी, मुझे सब अच्छे से पता है, आप चिंता मत करो। मैं कुछ देर में बाजार की तरफ जा रही हूँ। गुड़िया तैयार होकर बाजार की तरफ जाने लगती है, तभी उसे रास्ते में रामलाल चाचा मिलते हैं। अरे गुड़िया बेटी, तो इधर? मैं तो तेरे घर की तरफ ही आ रहा था। हाँ चाचा, बस थोड़ा बाजार की तरफ जा रही थी। घर में राशन नहीं था और पिताजी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। अच्छा, और घर पर सब ठीक ठाक है ना? जोधर भाई की तबीयत कैसी है अब? पिताजी की तबीयत तो अब पहले से सुधर रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। जोधर भैया जल्दी अच्छे हो जाएं, तो कम से कम खेती बाड़ी तो देख लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। रक्षाबंधन नजदीक आ जाता है। गांव की सभी लड़कियां खरीदारी के लिए बाजार जाती हैं। गुड़िया भी तैयार होकर उनके साथ जाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लड़कियां बाजार में पहुंच जाती हैं। इस रक्षाबंधन पर तो मेरे भैया मुझे लहंगा गिफ्ट करने वाले हैं। मेरे भैया ने तो कहा है इस बार रक्षाबंधन पर वो मुझे सिलाई मशीन देंगे। मेरे भैया तो हर बार पैसे देते हैं, लेकिन इस बार तो मुझे ज्यादा पैसे देने वाले हैं। अच्छा गुड़िया, इस रक्षाबंधन पर तुम्हारे भैया तुम्हें क्या देंगे? वो तो इस बार कुछ ऐसा लाएंगे जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। अरे गुड़िया, पहले तुम्हारे भैया शहर से तो आ जाएं, फिर बाद में गिफ्ट के सपने देख लेना। अरे मैं तो भूल ही गई, इसके भैया तो शहर गए हैं, फिर तो इसको गिफ्ट मिलने से रहा। चलो चलो, हम दूसरी दुकान पर चलते हैं। लड़कियों की बात सुनकर गुड़िया को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन भी आ जाता है। आज के दिन गुड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि आज उसके भैया आने वाले हैं। पिताजी, मैंने आपको सुबह की दवाई दे दी है, अब शाम को खानी है, तो आप आराम कर लो। मैं घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। भैया की पिछली चिट्ठी आई थी, वो आज के दिन ही आने वाले हैं, तो मुझे जल्दी से सब काम खत्म करना होगा। ठीक है बेटी, खाना भी थोड़ा बढ़ा देना। मुन्ना भूखा आएगा तो कम से कम पेट भर खाना तो खा लेगा। कुछ घंटों बाद गुड़िया पूरी तरह से तैयार होकर मुन्ना का इंतजार करने लगती है। जब भी कोई उसके घर के आसपास से गुजरता तो उसे लगता है जैसे उसका भाई आ गया है, और वो दौड़ती हुई बाहर देखने चली जाती थी, लेकिन किसी और को देखकर वो उदास हो जाती थी। कुछ देर बाद उसके घर के पास साइकिल की घंटी बजने लगती है। उधर गुड़िया खुशी से सारा सामान ठीक करने लगती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है, रामदीन काका आप? हाँ बेटी, मुन्ना बेटा की चिट्ठी आई थी। चिट्ठी? लेकिन भैया तो आज आने वाले थे। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम चिट्ठी पढ़ लेना, हो सकता है उसे छुट्टी ना मिली हो। और हाँ, ये बॉक्स भी तुम्हारा ही है। ठीक है काका, मैं चिट्ठी पढ़ लूंगी। हाँ बेटी, ये आखिरी चिट्ठी तुम्हारी थी। अब मैं चलता हूँ, मेरी बहन राखी लेकर इंतजार कर रही होगी। रामदीन की बात सुनकर गुड़िया की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो घर में जाकर मुन्ना की चिट्ठी पढ़ने लगती है। गुड़िया, माफ कर देना बहन, मेरी ट्रेन छूट गई, तुझे गले लगाने नहीं आ पाया, पर ये डिब्बा दिल से भेजा है। उसमें तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट भेजा है, और मेरा तेरे लिए वो प्यार भेजा है जो शायद मैं अपनी जुबान से कभी नहीं कह पाता। गुड़िया का चेहरा उतर गया। उसने कांपते हाथों से डब्बा खोला। उसमें एक सुंदर सी मूर्ति थी, जिसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी। भाई, आज तुम नहीं आए, लेकिन इस मूर्ति को देखकर लगता है तुम इस मूर्ति के साथ मेरे पास आ गए हो। फिर गुड़िया डिब्बे में दूसरी चीजें देखने लगती है। तभी उसे डायरी मिलती है।
गुड़िया अब उस डायरी का एक एक पन्ना पलटकर पढ़ने लगती है। डायरी में मुन्ना ने अपने दिल की बातें लिखी थी जो वो गुड़िया के लिए महसूस करता था। वो डायरी पढ़ते पढ़ते गुड़िया की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद वो डायरी को सीने से लगा लेती है। तभी उसकी 3 सहेलियां घर में आती हैं। क्यों गुड़िया, तेरे भैया ने आज तुझे कौन सा गिफ्ट दिया है? वो भैया आज नहीं आए, उनकी ट्रेन छूट गई थी, इसलिए वो नहीं आए। लो कर लो बात, ये महारानी तो अब बड़े बड़े गिफ्ट के सपने देख रही थी। हाँ तो गिफ्ट तो भेज ही दिया उन्होंने। ये देखो मूर्ति, इसमें मैं उन्हें राखी बांध रही हूँ, और ये डायरी, इसमें भैया ने अपनी दिल की बातें लिखी हैं। हाँ, ये भी कोई गिफ्ट है? चलो रे चलो, इसके भाई ने तो ऐसे उल्लू बनाया है, बस फालतू में हम यहाँ आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राधा और कविता गुड़िया का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। इस बात का दुख होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। जब भाई बहन का रिश्ता दिल से निभाया जाए तो उसकी कीमत डिब्बे या मिठाई में नहीं होती, बल्कि प्यार में होती है। किसी दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे मेरे भैया का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। ये गिफ्ट हमेशा मेरे भाई की याद दिलाएगा। अब वो डायरी उठाती है और उस मूर्ति को गले लगाकर रखती है। फिर उठकर पुराने पेड़ की ओर चलती है, वहीं जहाँ कभी उसे सांप ने काटा था और मुन्ना ने उसकी जान बचाई थी। भैया, आपने तो मुझे गिफ्ट देकर अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन राखी बांधना मेरा फर्ज है। मैं भी अपना फर्ज ज़रूर निभाऊंगी। आज मैं उस पेड़ को राखी बांधूंगी जहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ऐसा लगता है पेड़ के पास तुम खड़े हो। जिस तरह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, उसी तरह से मुझे भी है, और आज मैं इस पेड़ को राखी बांधकर अपना फर्ज निभाऊंगी। गुड़िया पेड़ पर राखी बांधने लगती है। उधर कुछ दूरी पर खड़े गांव वाले उसे देखकर पागल समझने लगते हैं। अरे ये तो पागल हो गई है, पेड़ को राखी बांध रही है। हाँ, सदमा तो लगा है भाई के ना आने का, लेकिन पागलपन की भी हद होती है। जब पागल जैसी हरकत करेगी तो सब पागल ही कहेंगे। गुड़िया दूसरों की बातों को सुनती है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती, ना कुछ बोलती है। वो पेड़ को गले लगाती है और आंखें बंद करके बस इतना कहती है, जब कोई रिश्ता दिल से जुड़ता है तो वो हर जगह नजर आता है। धीरे धीरे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन गुड़िया की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कुछ देर बाद वो घर पहुंची तो देखा उसके पिताजी आंगन में बैठे हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी रंगत थी। आ गई बेटी, कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं पिताजी, बस भैया की जगह उस पेड़ को राखी बांधाई जो मुझे हमेशा उनकी याद दिलाता है। वाह गुड़िया बेटी, तेरे जैसा प्यार शायद ही किसी भाई को मिला होगा। भाई के दूर रहते हुए भी तूने रक्षाबंधन की सारी रस्में निभा ली। पिताजी, भैया ने कुछ पैसे भी भेजे थे। भगवान उसे सलामत रखे। अब उन पैसों से सारा कर्ज उतर जाएगा। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी है, फिर मैं भी कुछ लकड़ियां बेच लिया करूंगा। पिताजी, भैया ने कहा है कि अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूरी तरह ठीक हो जाएं, तब कोई भी काम कर लेना। अब समय तेज़ी से बीतने लगा, जो उधर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। इधर गांव की हालत भी बदल रही थी। जिन घरों में भाई रहते थे वहां अब लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। हर दिन किचकिच बाजी रहती है इस घर में। वो तो होना ही है ना। ये राधा दिन भर घर पर रहती है, इसको जरा सी भी अकल नहीं है कि भाई के साथ थोड़ा खेतों में हाथ बटा दे। अरे कुछ तो गुड़िया से सीख लेती। भाई के जाने के बाद घर से लेकर बाहर तक हर जिम्मेदारी संभाल रखी है उस बेचारी ने। बस भैया, बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। बस, अब कोई एक भी शब्द नहीं बोलेगा। उधर कविता के घर में भी माहौल कुछ ऐसा ही हो रखा था। इस कविता को तो पैसों की आदत लग गई है। ऐसा लगता है पैसे ही इसके लिए सब कुछ है। जब कोई चीज लेकर दो तभी बात सुनती है, नहीं तो घर से कोई मतलब ही नहीं रहता इसे। भैया, कितने पैसे मांग लिए आपसे जो आप ये सब बोल रहे हो? पैसे मत गिनवा कविता, वरना गिनते गिनते थक जाएगी। अरे पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब यहाँ से भागेगी। अपने भाई की बात सुनकर कविता दुखी हो जाती है और उसके परिवार में भी कलेश होने लगता है। इन सारी बातों को सुनकर गुड़िया मन ही मन सोचती है, मेरा भाई बेशक दूर है, पर उसका आदर, उसका प्रेम आज भी मेरे साथ है, और शायद वही इस रिश्ते को असली पहचान देता है। अब तक जोधर पूरी तरह ठीक हो चुके थे। अब वो खेतों पर भी काम करने जाने लगे थे। अब गुड़िया और जोधर दोनों एक साथ खेतों का काम करते थे।
इसी तरह धीरे धीरे न जाने कब अगला रक्षाबंधन आ गया। दोनों को पता ही नहीं चला। आज के दिन गुड़िया फिर से तैयारी करने लगी थी। फिर वो अपने भाई का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक दरवाजे पर साइकिल की घंटी बजती है। गुड़िया मायूस हो जाती है। लगता है इस बार भी भैया की चिट्ठी आई है। क्या इस बार भी भैया नहीं आएंगे? इसी बीच मुन्ना घर में घुस जाता है और सामान एक तरफ रखकर बोलता है, क्या सोच रही है मेरी बहन? यही ना कि इस बार भी भैया नहीं आएंगे। अरे पगली देख, इस बार मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। भैया आप सच में आ गए? इस बार तो समय से भी पहले आ गए आप। हाँ बहन, इस बार ना कोई ट्रेन छूटी, ना कोई चिट्ठी भेजनी पड़ी, और देख तेरे सामने हूँ। गुड़िया की आंखें भर आती हैं। वो भाई को अंदर ले जाती है। घर फिर से मुस्कुराने लगता है। नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटा। अरे आप तो एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। लगता है अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। हाँ बेटा, बस भगवान की कृपा है। बेटी तूने तो पूरे घर को ताजमहल बना दिया आज। पिताजी आज भैया है ना घर में, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। बिना भैया के ये घर वीराना सा लगता है। अच्छा जी। हाँ जी, और अब आप चलिए नहा धोकर आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको राखी बांधूंगी। 1 घंटे बाद सभी लोग तैयार थे। राखी का वक्त आता है। गुड़िया भाई के सामने थाली लेकर बैठती है। चलो अब कलाई आगे करो। हाँ ये लो, कर ली। चलो अब ये मिठाई खा लो। अरे मेरी उंगली मत खा जाना, मिठाई ही खानी है। तुम्हारी उंगली भी इतनी मीठी थी कि पता ही नहीं चला कि मिठाई है या उंगली। हाँ हाँ, ज्यादा नखरे मत करो। अब चलो मुझे मेरा गिफ्ट दो। इस बार तो मैं गिफ्ट लाया ही नहीं। क्या गंदे भैया, इस बार घर आकर भी गिफ्ट नहीं लाए? अरे पगली, इस बार तो मैं चाहता हूँ कि तेरी पसंद का गिफ्ट लाया जाए। हम दोनों बाजार चल रहे हैं, वहाँ पर तो जिस चीज पर हाथ रख देगी वो तेरे लिए खरीद लूंगा, चाहे कितनी भी महंगी हो। क्या आप सच बोल रहे हो? अरे मैं तो चलने के लिए भी तैयार हूँ। कुछ देर बाद वे दोनों बाजार की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में राम गोपाल मिलता है। अरे मुन्ना, गुड़िया को लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं काका, बस बाजार जा रहा था। गुड़िया ने तो राखी बांधकर अपना काम कर दिया। अब मेरी बारी है, तो गुड़िया अपनी पसंद से बाजार में गिफ्ट ले लेगी। अब दोनों बाजार जाकर गुड़िया की पसंद के कपड़े और गुड़िया के कहने पर मुन्ना खुद और पिताजी के लिए भी कुछ सामान ले लेता है। कुछ देर बाद वे वापस घर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में राधा और कविता दिखाई देती हैं। अरे कविता और राधा, तुम दोनों यहाँ? आज मेरे गिफ्ट के बारे में नहीं पूछोगी? गुड़िया हमें माफ कर दे। पिछली बार हमने तेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार हमें पता चल गया है कि तू ठीक थी। हमारे भाई तो आज शहर जाकर हमें एक बार भी नहीं पूछते। हाँ गुड़िया बहन, अब तो मेरा भाई मुझे घर पर भी नहीं देखना चाहता। मुन्ना भैया जैसा भैया बहुत कम बहनों को नसीब होता है। मुन्ना भैया तुझे केवल इस त्योहार पर ही नहीं बल्कि जीवन भर तुझे अपना समझेंगे। कोई बात नहीं, ये देखो भैया ने मेरी पसंद के कपड़े खरीदे हैं और मैं अपने भाई और पिताजी के लिए भी कपड़े लाई हूँ, क्योंकि मेरा मानना है रक्षाबंधन भाई और बहन दोनों के प्रेम का त्योहार है। तो फिर गिफ्ट का हकदार केवल बहन ही क्यों होगी? इस पवित्र त्योहार पर दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। सच में गुड़िया बहन, तूने आज हमारी आंखें खोल दी। हमने कभी भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा, केवल अपनी बातों को ही सोचा, जिसकी वजह से हमारे घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहे। हाँ बहन, अब से हम अपने भाई की भावना की कदर करेंगे और तुम्हारी जैसी बहन बनने की कोशिश करेंगे। इस तरह से गांव के दूसरे लोग भी गुड़िया और मुन्ना के रिश्ते से सीख लेते हैं और हर एक भाई और बहन के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। अब गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं।